नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल PCS हिंदी विद रोहित में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम दोस्तों इतिहास की पहली क्लास करने जा रहे हैं और जो हमारा दोस्तों इतिहास का सिलेबस है वो दो भागों में है। एक है विश्व का इतिहास और दूसरा है भारत का इतिहास। तो जब भी दोस्तों हम विश्व का इतिहास या भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें विश्व की इतिहास को पढ़ने में दोस्तों उतनी रुचि नहीं होती है जितनी रुचि हमें भारत के इतिहास को पढ़ने में होती है, जितनी रुचि हमें अपने गौरवशाली भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने में होती है दोस्तों। और जब हम अपने भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं दोस्तों तो जो रोमांच हमारे भारत में भारतीय इतिहास में है दोस्तों वो विश्व के किसी भी इतिहास में नहीं है। चाहे वो आधुनिक काल में महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, राजा राम मोहन राय हो या बाल गंगाधर तिलक जैसे महान व्यक्तित्व हो दोस्तों। चाहे वो 22 साल का एक लड़का सिराजुद्दौला जो प्लासी के युद्ध में दोस्तों अपनी मातृभूमि और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो इन सभी घटनाओं के बारे में दोस्तों हम जब पढ़ते हैं, चाहे वो मध्यकाल में बाबर, अकबर, हुमायूं, महाराणा प्रताप, विक्रमादित्य और कृष्णदेव राय जैसे महान शासक हो दोस्तों, जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें एक गर्व की अनुभूति होती है। चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो दोस्तों, कितना समृद्ध हमारा दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास था। और जितना समृद्ध दोस्तों हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास था उतना समृद्ध दोस्तों हम वर्तमान में भी नहीं हुए हैं सामाजिक दृष्टि से। तो जब हम दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन का अखंड साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य का साहित्य, कितना अद्भुत दोस्तों हमारा गुप्त साम्राज्य का जो साहित्य है, चाहे वो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम हो, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो, जैसे महान रचनाएं दोस्तों गुप्त साम्राज्य की इतिहास की देन है। तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में सुनते हैं तो हमें एक रुचि होती है दोस्तों, एक रुचि उत्पन्न होती है। और चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, बिंदुसार जैसे महान सम्राट हो दोस्तों, चाहे वो महाजनपद काल हो, चाहे वो महावीर स्वामी और बुद्ध जैसे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति जिन्होंने पूरे ब्राह्मण धर्म के कुरीतियों का खंडन किया दोस्तों, पूरे उस समय का जो समाज था, शोषित वर्ग था दोस्तों, उनकी आवाज ऊपर उठाई और कैसे दोस्तों उनको समाज में एक रूपता दिलाई। तो इन सभी के जब बारे में दोस्तों जब हम पढ़ते हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास या भारतीय इतिहास में तो हमें कहीं ना कहीं दोस्तों गौरवान्वित होने का महसूस होता है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए, कितनी एडवांस दोस्तों हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। वर्तमान में दोस्तों अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के मॉडल पर किसी शहर को चुनेंगे पूरे विश्व में तो केवल हमें दो शहर मिलेंगे दोस्तों, पेरिस और पंजाब जैसे शहर हमें प्रॉपर सिंधु घाटी सभ्यता के मॉडल पर मिलते हैं। और बाकी कोई भी एक ऐसा शहर नहीं है जो प्रॉपर बना हो इन दोनों के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के मॉडल पर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दोस्तों प्राचीन इतिहास है या जो हमारा इतिहास है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक जो उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक, चाहे वो बोली, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, देवी देवताओं के बारे में हो, इन सभी के बारे में दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए एक रुचि उत्पन्न होती है दोस्तों। और पाषाण काल के मनुष्य को देख लीजिए आप दोस्तों, कितना अद्भुत वो पाषाण काल का मनुष्य रहा होगा जिसने प्रकृति के साथ दोस्तों संघर्ष किया और एक सभ्य समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी स्पष्ट की। तो जब हम अपने इस भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बेहतर उत्तर भी लिख देते हैं दोस्तों। तो ये हम दोस्तों पूरा जो मैंने आपको अभी बताया तो इसको ही पढ़ेंगे हम पूरे भारतीय इतिहास में, जो भी है हर एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने दोस्तों B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी, B.R. चोपड़ा की महाभारत, तो दोस्तों ये एक टीवी सीरियल है जो दूरदर्शन पर आती थी। तो जब मैंने दोस्तों B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी तो मैंने उसे यूट्यूब पर देखा। तो कितनी अद्भुत दोस्तों उसमें महाभारत की जो रचना की गई है दोस्तों, कितना अद्भुत उन्होंने प्रस्तुति की है। और उसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि उसमें कोई व्यक्ति विशेष किसी इतिहास की घटना को नहीं बताता है, किसी इतिहास को घटना को स्वयं समय बताता है दोस्तों। और इतिहास क्या कहता है, समय क्या कहता है, सॉरी, कि मैं समय हूं। तो जब दोस्तों आप B.R. चोपड़ा की महाभारत देखोगे तो उसमें खुद स्वयं
किसी घटना का दोस्तों बारे में बताता है कि मैं समय हूँ, और उस समय का पूरा जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो पूरे जो सभ्य समाज था दोस्तों, उसके बारे में स्वयं समय बताता है। तो बी आर चोपड़ा की महाभारत जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा वैदिक सभ्यता है तो हमारे, उसके बारे में थोड़ा पता चलेगा दोस्तों। चाहे वो अंग राज्य हो, मत्स्य राज्य हो, और चाहे विराट राज्य हो या कुरु साम्राज्य हो। तो इन साम्राज्यों के बारे में दोस्तों आपको अगर पढ़ना है तो आप कहीं ना कहीं आप बी आर चोपड़ा की महाभारत जरूर देखें, और उसको देखने से आपको दोस्तों इन इन साम्राज्यों के जो विस्तार है उनके बारे में भी पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा जो बीता हुआ समय है वो इतिहास है। तो देखिए दोस्तों, बीता हुआ समय इतिहास बिल्कुल है, लेकिन हम समय की गणना कहाँ से करें? सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इसमें ये उठता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि बीता हुआ समय जो है वो इतिहास है, तो हमें समय को कहाँ से माने? क्या समय की एक निर्धारित तिथि है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, 1927 में एक बड़े प्रसिद्ध दोस्तों वैज्ञानिक हुए हैं, जॉर्ज लेमेत्रे। तो जॉर्ज लेमेत्रे दोस्तों बेल्जियम के थे, और एक धार्मिक पादरी थे दोस्तों। तो जब इन्होंने दोस्तों, क्योंकि मध्यकालीन भारत में, प्राचीन भारतीय में जो भी दर्शन था दोस्तों, जो पाश्चात्य दर्शन है, वो सभी लोग दोस्तों जगत का निर्माण और जगत का विकास, उसमें प्रश्न उठाने लगे कि जगत का निर्माण कहाँ से हुआ, जगत का विकास कहाँ से हुआ। तो सभी जो पाश्चात्य दर्शन हो चाहे भारतीय दर्शन हो, तो सभी लोग इस सत्य की खोज में निकल गए कि आखिर जगत का निर्माण किसने किया। अगर जगत का निर्माण किसी ने किया, किसी ईश्वर ने किया, तो अपने अंदर से किया या बाहर से किया। तो ये तमाम प्रश्न दोस्तों, इनका उत्तर देने के लिए जॉर्ज लेमेत्रे एक बड़े प्रसिद्ध बेल्जियम के दोस्तों पादरी हुए हैं, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी दोस्तों, और थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी दोस्तों, जब ब्रह्मांड नहीं था, तो जब ब्रह्मांड नहीं था तो उससे पहले दोस्तों पूरी जो दुनिया थी, पूरी जो सृष्टि थी दोस्तों, वो एक गोले पे टिकी थी, और वो एक बॉल, क्रिकेट बॉल के समान थी दोस्तों। और उस क्रिकेट बॉल में दोस्तों हाइड्रोजन का बहुत ही ज्यादा द्रव्यमान और घनत्व था, और उसका तापमान दोस्तों इतना अधिक था कि उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों बिग बैंग विस्फोट। और इस विस्फोट के कारण दोस्तों जो उससे निकला धूल, कण और गैस रहा होगा, वो हजारों प्रकाश वर्ष दोस्तों ब्रह्मांड में फैल गया, और एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ दोस्तों। तो हम इसकी निर्धारित तिथि कहाँ से माने दोस्तों? जो बिग बैंग थ्योरी की जो निर्धारित तिथि है दोस्तों, वो 1500 करोड़ वर्ष पहले की मानी जाती है। 1500 करोड़ वर्ष या 15 अरब वर्ष पहले। तो 15 अरब वर्ष से पहले दोस्तों एक महाविस्फोट हुआ था, जो एक पूरी बॉल के, क्रिकेट बॉल के समान एक बॉल थी, और उसमें पूरे हाइड्रोजन का परमाणु कण और उसका द्रव्यमान दोस्तों बहुत अधिक होने के कारण उसमें एक, और उसका तापमान दोस्तों अधिक होने के कारण उसमें एक विस्फोट होता है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये है बिग बैंग थ्योरी। और देखिए दोस्तों, हम बिग बैंग थ्योरी को भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतिहास में इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो समय की गणना होती है दोस्तों, हम ऑथेंटिक तो रूप से दोस्तों समय की गणना इसी को मानते हैं कि 1500 करोड़ वर्ष से पहले समय का काल चक्र शुरू होता है और समय स्टार्ट होता है, और जो वर्तमान है 2025 तक, अभी तक ये समय चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मानव इतना श्रेष्ठ कैसे बना दोस्तों? पृथ्वी पर इतने लाखों स्पीसीज हैं दोस्तों, तो उनमें से एक मानव इतना श्रेष्ठ क्यों बना? तो मैं अगर मानवीय सभ्यता का जो दोस्तों अगर कारण बताऊं कि मानवीय सभ्यता इतनी एडवांस और इतनी वर्चस्व और सभी प्राणी में इतनी श्रेष्ठ क्यों हो गई, तो एक कारण है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य के दोनों हाथ दोस्तों फ्री हो गए थे। और जब दोस्तों मनुष्य के दोनों हाथ अगर फ्री हो गए, तो मनुष्य इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हुआ दोस्तों, इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणियों के रूप में से एक हुआ। कल्पना कीजिए ना, अगर हमारे हाथ अगर फ्री नहीं होते तो हम अभी तक जमीन पे चलते रहते, और हम कोई भी जो इतनी बड़ी दोस्तों ये इंडस्ट्री है, ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, ये बोली, ये भाषा है, तो वो किसका परिणाम है? वो परिणाम है हमारे हाथों का फ्री हो जाना, और हम
4 पैरों से एक पैर में खड़े होने की कोशिश की थी। तो मानवीय सभ्यता का श्रेष्ठ होना एक घटना है दोस्तों, एक प्राकृतिक घटना है, जो हम कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी मानवीय सभ्यता या मानवीय सभ्यता का एक प्राकृतिक घटना है, अर्थात मानव एक प्राकृतिक घटना है दोस्तों, जो हम बिग बैंग थ्योरी से कहते हैं। और जो बिग बैंग थ्योरी से निकला हुआ, जो विस्फोट से निकला हुआ जो कण, धूल और गैस है दोस्तों, उसी का हम एक भाग है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति अगर अपने आप को विशेष समझता है तो उसको इस घटना के बारे में बता देना कि बिग बैंग एक घटना हुई थी जिसमें पूरा जो धूल कण गैस निकला था पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और उसी के हम दोस्तों एक भाग हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया कि कैसे मनुष्य की जब दोनों हाथ फ्री हो गए तो वो 1,00,000 स्पीसीज में सर्वश्रेष्ठ स्पीसीज बन के उभरा इस पृथ्वी पर और सबसे एडवांस प्राणी बना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इतिहास कहानियों के माध्यम से पढ़ाऊंगा, कल्पनाओं के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे से हम इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपने एक प्रसिद्ध लाइन है दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होय। तो उसी तरह से हम धीरे धीरे अपनी जो इतिहास की क्लास है वो शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक कल्पना करवाता हूं दोस्तों, क्योंकि आप इतिहास को कल्पनाओं को करके महसूस कर सकते हो, कल्पनाओं को करके आप इतिहास को समझ सकते हो। और समय की इस यात्रा में अगर आप मेरे साथ समय यात्रा करेंगे दोस्तों, समय यात्रा मतलब कैसे समय यात्रा, माना हम एक रथ में हैं और हम आज वर्तमान में हैं और हम 3000 साल पहले पीछे जाएंगे दोस्तों, और 3000 पीछे हम एक रथ में जाएंगे दोस्तों जो हवा में उड़ रहा है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता के 1 किलोमीटर दोस्तों ऊपर से उठ रहा है। तो जब हम नीचे देखते हैं दोस्तों तो कि क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता में चल रहा है, कैसी वहाँ सामाजिक परिस्थिति है, कैसे वहाँ राजनीतिक स्थिति है, कैसे उनकी बोली और भाषा है, तो हम इस कल्पना को करके दोस्तों हम इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कल्पना कीजिए ना आप, अगर आप कल्पना करेंगे दोस्तों तो तब आप इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। कि जैसे मैंने कहा कि समय यात्रा करनी है और समय यात्रा में मैं आपका साथ दूंगा, तो आप अगर समय यात्रा करोगे तो एक काल्पनिक रथ में उठोगे और सिंधु घाटी सभ्यता के 1 किलोमीटर ऊपर से अगर आप नीचे देखोगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है, तो आप समझ पाओगे कि सिंधु घाटी का सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, वहाँ के लोग अपने आपस में कैसे रहते हैं, वहाँ गणराज्य है कि नहीं है, राजतंत्र है कि नहीं है, वो कैसे अपने आपस में जो बोली जो भाषा का प्रयोग करे, कैसे करे, कैसे वो मेसोपोटामिया के लोगों से दोस्तों जो अपना व्यापार है वो कर रहे हैं। तो ये सब हम दोस्तों कल्पनाओं में करेंगे, और कल्पनाओं में हम दोस्तों एक काल्पनिक रथ में वर्तमान से लेकर समय यात्रा करेंगे, जो आज से लगभग 2000 और 3000 साल पहले हम जाएंगे, और इस तरह से दोस्तों हम इतिहास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इतिहास किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इतिहास की परिभाषा अलग अलग इतिहासकारों ने अपने स्तर पर अलग अलग दिया, लेकिन जो हम इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, जो हम इतिहास की परिभाषा देंगे वो हम ऑथेंटिक रूप से देंगे, जो सर्वमान्य है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास दोस्तों जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं, जो प्राचीन संस्कृति और जो प्राचीन जो हमारी समय में हुई जो घटनाएं होती है, जो पूरा पिछला समय में हमारे जो घटनाएं होती है दोस्तों, तो उसका दोस्तों वर्तमान में लागू करना और भविष्य की नींव डालना ही इतिहास है। अर्थात किसी समाज, किसी देश या किसी स्थान में होने वाले घटनाओं में परिवर्तन जो धीरे धीरे दोस्तों एक सभ्य समाज का निर्माण करता है, वही इतिहास कहलाता है। तो आपको इसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? किसी देश, समाज और स्थानों में होने वाले विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटनाओं में
परिवर्तन इतिहास कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इतिहास की परिभाषा आ जाएगी, अगर किसी भी प्रश्न या किसी भी एग्जाम में आए तो आप कह सकते हैं कि किसी देश, समाज और स्थान में होने वाली विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटनाओं में परिवर्तन इतिहास कहलाता है दोस्तों। और इतिहास दोस्तों धीरे धीरे एक सभ्य समाज का निर्माण करता है, अर्थात जो हमारी प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो आर्थिक घटनाएं हैं, और उनमें धीरे धीरे क्रमिक रूप से दोस्तों परिवर्तन आता जाता है और वर्तमान का स्वरूप लेती है, जिससे हम दोस्तों इतिहास में कुछ सीखते हैं और भविष्य की नींव रखते हैं। यही दोस्तों इतिहास है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास की परिभाषा दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिक स्तर पर अलग अलग है, लेकिन जो हमने बताई वो ऑथेंटिक है और आपको यही लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसको तीन भागों में पढ़ते हैं दोस्तों। एक है प्राचीन भारतीय इतिहास, एक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और एक है आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। ये दोस्तों हमारे इतिहास को जो पढ़ने का तरीका होगा, सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास और उसके बाद आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम इतिहास का वर्गीकरण अपने अध्ययन के लिए हिसाब से करते हैं कि ताकि हम अलग अलग खंडों में अलग अलग अध्ययन कर सके, और जो हमारी सरल और सहजता के लिए हम इतिहास को अलग अलग भागों में बांटते हैं। हालांकि प्राचीन भारतीय में बहुत अलग विशेषताएं हैं, मध्यकालीन भारत में अलग विशेषताएं हैं और आधुनिक कालीन भारत में बहुत अलग विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषताओं और सरल अध्ययन के स्तर पर हम इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं दोस्तों: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। ये दोस्तों हम इतिहास को इतने खंडों में पढ़ेंगे। तो जेम्स विल नाम के एक दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, तो उन्होंने दोस्तों जो भारतीय इतिहास है उसको धर्म के नाम पर बांटा, धर्म के आधार पर उसका वर्गीकरण किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को हिंदू धर्म का इतिहास कहा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दोस्तों मुस्लिम धर्म का इतिहास कहा और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास को ईसाई धर्म का इतिहास कहा। तो कई इतिहासकारों ने इस पे प्रश्न चिन्ह किया और इसका खंडन किया कि नहीं, हम इतिहास को धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते, क्योंकि उस समय का जो समाज था, उस समय का जो चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो मध्य हो, चाहे वो आधुनिक कालीन हो, तो धर्म के अलावा भी दोस्तों इसमें ऐसी विशेषताएं थी जो धर्म से ऊपर थी। तो इसलिए इतिहासकारों ने इसका खंडन किया और कहा कि इतिहास को धर्म के नाम पर बांटना उचित नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आज ये देखा, और कल हमारी जो क्लास है वो दोस्तों इतिहास का जो पहला चैप्टर है, इतिहास की जानकारी के स्रोत, उसको पढ़ेंगे कि इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 200 ईसा पूर्व दोस्तों महान सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो मैं क्या इसको हवाबाजी में बोल रहा हूँ? कहीं तो इसका प्रमाण होगा, कहीं तो ये लिखा होगा। तो आप मेरे पास किताब लाएंगे कि ये देखो, इस किताब में लिखा है कि महान सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो देखिए दोस्तों, उसको नहीं मानते हम मानते हैं जो साहित्यिक स्रोत है, जो साहित्य में लिखा है, जो उस समय के साहित्य में लिखा होगा, या तो फिर कहीं पत्थरों पर लिखा होगा, कहीं गुफाओं में लिखा होगा, किसी मूर्तियों पे लिखा होगा, किसी दीवार पर लिखा होगा, तो उसको हम मानते हैं। तो अशोक का जो दोस्तों 13वां शिलालेख है, उसमें महान सम्राट अशोक के बारे में बता रखा है कि महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग साम्राज्य पर आक्रमण किया था, और उस घटना के स्तर पर उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसी तरह दोस्तों हम जो कल हमारी आने वाली क्लास है उसमें पढ़ेंगे कि जो इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा वृत्तांत। तो हमारा कल पहला क्लास रहने वाला है इतिहास में, जो पहला चैप्टर है, क्लास नहीं सॉरी, पहला जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।